नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज हिंदी में टॉपिक पढ़ने वाले हैं शब्द विचार। देखिए, संधि की जो PDF है वो आपको शेयर कर दी गई है टेलीग्राम पर। जब PDF आपको शेयर की जाती है तो कम से कम उसमें कमेंट करके लिख दिया करो कि कैसी PDF लगी, क्या उसमें आप नई चीज़ चाहते थे, मतलब कुछ तो लिखा करो उसमें। इसकी भी PDF आपको आज ही मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि चैप्टर बड़ा नहीं है, मतलब एक ही वीडियो में इसको कवर कर लेंगे तो PDF आपको शेयर कर दी जाएगी। वैसे भी मैं सब कुछ फ्री पढ़ा रहा हूँ, PDF का मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, ठीक है, कोई चार्ज नहीं पड़ेगा इसका, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो शब्द विचार दोस्तों पढ़ेंगे हम लोग। संधि हम लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं, ठीक है, संधि पढ़ ली है। संधि से कोई भी डाउट अगर होता है तो आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज करिए। जो PDF मैंने डाल रखी है आज, मतलब अभी डाली थी, तो उस पर आप नीचे कमेंट करिए कि आपको संधि में ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है। तो जो लोग मतलब टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, सब कुछ वहीं पे शेयर होगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिलता रहे। शब्द विचार का मतलब क्या हुआ कि शब्दों को कैसे लिखा जाए, शब्दों को कैसे पढ़ा जाए, शब्दों को कैसे उच्चारित किया जाए, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, शब्द विचार पढ़ते हैं। देखो ये शब्द क्या होता है, शब्द समझ लो क्या होता है। वर्णों का सार्थक योग कहलाता है शब्द। वर्णों का सार्थक योग, दो या दो से अधिक वर्ण, उनका सार्थक योग कहलाता है शब्द। जैसे लिखो, ये क्या लिख दिया जाए, कलम, सबसे सरल है, ऐसे लिखो। जैसे वर्ण क्या है, ये का है, ठीक है, ये आ है, कलम ला है, आ है और मा है और आ है, ठीक है। इसको जोड़ दो तो ये वर्ण क्या है, वर्ण का सार्थक योग है। वर्ण का सार्थक, अब मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा पूरा का, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा ला, इन दोनों को मिला देंगे तो पूरा बन जाएगा माँ, तो क्या हो जाएगा, कलम। ऐसे ही पुस्तक, ऐसे ही अभ्यर्थी, किसी भी तरीके से आप रख लो, ठीक है। कोमल, गुलाब, ये सब क्या है, ये सब सार्थक वर्णों का योग है। और सार्थक वर्णों के योग से ही बनता है क्या, हमारा शब्द बनता है। क्या बनता है भाई, शब्द बनता है। तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक योग का शब्द जो है, योग को शब्द कहा जाता है, ठीक है। ये परिभाषा आपसे पूछी जाएगी तो आप कर लीजिएगा। देखो जैसे सार्थक मतलब क्या हुआ कि, हाँ सार्थक का मतलब बता दूं। सार्थक का मतलब सही ढंग से, ऊट पटांग नहीं। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया जाए पुस्तक, ये पुस्तक लिखा जाए, ठीक है, पुस्तक। तो देखिए क्या इसमें क्या क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, छोटा ऊ लगा हुआ है, आधा सा लगा हुआ है, ठीक है, प्लस ता लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, और ये का लगा हुआ है और आ लगा हुआ है। अब इसका ये सार्थक योग है। अब इसका सार्थक योग मतलब ये नहीं कि आप या ऐसे कर दो और यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर रख दो, फिर आ रख दो यहाँ पर, फिर यहाँ पर आप ता रख दो, तो ये सार्थक योग नहीं है। सार्थक मतलब एक क्रमानुसार, एक शुद्ध, एक मतलब सही ढंग से जो वर्णों का योग है वही शब्द कहलाता है, ठीक है। वही शब्द क्या, वही क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा, ठीक है। देखो जैसे अर्थ के आधार पर जो है, अर्थ के आधार पर भाषा के जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है शब्द। क्योंकि अर्थ के आधार पर, जैसे लिखा है यहाँ पर गुलाब, तो ये गुलाब जो है एक शब्द है, तो ये अर्थ दे रहा है, तो अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। और अर्थ की सबसे बड़ी इकाई फिर क्या हो जाएगी, वाक्य हो जाएगी। गुलाब खिले हैं, गुलाब ला के दो, तो ये सब क्या है, वाक्य हो जाएगा। अब गुलाब क्या है, ये गुलाब एक शब्द है, ठीक है, इसको ही पद बोलते हैं। जब पद हम लोग पढ़ेंगे पदवन तो वहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर शब्द है तो शब्द को हम लोग हाईलाइट करेंगे, ठीक है। तो शब्द ये क्या है, गुलाब है, ठीक है। तो ये भाषा के आधार, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है, ठीक है। चलो अब देखो, मैंने बताया कि शब्द विचार मतलब क्या, कि शब्दों को कैसा यूज़, शब्दों को कैसे लिखें, कैसे पढ़ें, कैसे उच्चारित करें, कैसे समझाएं, तो यही सब होता है शब्द विचार। अब शब्द विचार जो है, शब्द किससे किससे निर्मित होता है, शब्द के क्या मतलब पहचान है, इसके लिए हम लोग क्या क्या देखेंगे, जैसे शब्द उत्पत्ति, शब्द उत्पत्ति देखेंगे, ठीक है, शब्द उत्पत्ति हो गई। और संरचना के आधार पर देखेंगे शब्दों की उत्पत्ति, और अर्थ के आधार पर, कहाँ लिख दिया, अर्थ के आधार पर, और देखेंगे हम लोग रूपांतर के आधार पर, ठीक है। तो ये देखेंगे, अभी लिखा हुआ है सब यहाँ पर। तो शब्द उत्पत्ति स्रोत के जो हैं वो 5 आधार हैं। तो 5 आधार कौन कौन से देखेंगे हम लोग, देखिए, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया, विदेशज हो गया और संकर हो गया। देखो तत्सम तद्भव जो है याद करने वाले हैं, इसका अलग से वीडियो आएगा, लेकिन इसमें हम लोग खाली समझेंगे कि तत्सम तद्भव देशज विदेशज क्या होते हैं। बाकी तत्सम तद्भव पेपर में बहुत आते हैं, तो बहुत सारे होते हैं,
उनको मैं अलग से लिस्ट बनाऊंगा और आपको दे दूंगा PDF बना के। ठीक, चलिए, व्युत्पत्ति या संरचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। अच्छा, एक बात बता दूं मैं आपको, मेरा वीडियो बनाने का कोई मन नहीं था। आज मैंने 2 बार वीडियो शूट किया था जिसमें मैं बोल रहा था कि मैं हिंदी का वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि रिस्पांस नहीं मिल रहा है। और एक बार बनाया तो आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हुई, एक बार बनाया तो मतलब सोचा कि मतलब कुछ गड़बड़ हो गया, तो सोचा कि छोड़ो अभी थोड़ा रुकता हूँ, बाद में बनाता हूँ। बाद में मैंने देखा कि कमेंट आई है एक मेरे मतलब हिंदी वाले वीडियो पे, जो बहुत ही मतलब अच्छी कमेंट थी, मतलब दिल खुश हो गया। क्या नाम था उनका? सत्य प्रकाश, स्क्रीन पर लगा हुआ है। सत्य प्रकाश जी का कमेंट आया कि मतलब आप हिंदी अच्छी पढ़ाते हैं, आप अच्छी पढ़ा रहे हैं, ऐसे क्लास उन्होंने देखी नहीं पहले, तो थोड़ा सा मतलब पानी पे चढ़ा दिया, तो जोश आया कि हाँ चलो ठीक है। एक जितेंद्र सिंह, ये 2 लोग ऐसे हैं जो मतलब रेगुलर वीडियो मेरी देख रहे हैं, कोई ना कोई वीडियो रेगुलर देखते ही रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ये दोनों का सपोर्ट मिल रहा है। मैंने इन दोनों के लिए मतलब देखिए बनाया सबके लिए, लेकिन जो आज जो मुझे एक ऊर्जा मिली, एक मनोबल बढ़ा, वो इन दोनों के कमेंट पे बढ़ा। यकीन मानो कि मेरा बिल्कुल भी क्लास बनाने का मन नहीं था, बिल्कुल भी, इसलिए मैंने कल नहीं बनाया था। बस मैं आज डालने वाला ये था वीडियो बना के कि मैं भैया हिंदी की क्लास नहीं लूँगा, लेकिन इन लोगों ने जो ऐसी कमेंट किया है ना, दिल खुश हो गया, इसलिए मैं बना रहा हूँ वीडियो ये। और ऐसे ही कमेंट अगर देखिए, बात व्यूज़ की नहीं है यहाँ पर, बात जैसे कि मान लीजिए 100 व्यूज़ भी आते हैं, मैं तो 100 व्यूज़ के लिए तरस गया। बहुत सारे वीडियो बनाए जिसमें मैंने कहा कि मुझे खाली 100 व्यूज़ दे दो, 100 व्यूज़ भी नहीं आए। तो 100 व्यूज़ का मतलब मेरा ये नहीं था कि 100 व्यूज़ आएँ, अगर 10 व्यूज़ भी मेरे आते हैं, लेकिन उसका टाइम वॉच कम से कम 90% तो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 20% मान लीजिए वो है, 20% अगर टाइम वॉच है मान लीजिए किसी वीडियो की, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग देख नहीं रहे हो, आप लोग क्लिक करते हो और तुरंत भाग जाते हो, इसलिए वीडियो आगे रैंक नहीं करती मेरी, तो इसीलिए दिक्कत हो रही है। मेरा मतलब ये है कि जेन्युइन जो मतलब देखने वाले सच्चे लोग हों, जेन्युइन हों, कि वो देखें, भले वो 10 लोग ही क्यों ना हो। अगर 10 लोग हो तो कम से कम टाइम वॉच मेरा 90% आना चाहिए, मतलब 20 मिनट का वीडियो हो तो कम से कम 18 मिनट तो देखे ही देखे 10 लोग, तब मुझे खुशी होगी, क्योंकि हाँ तब मेरी बात पूरी समझेंगे। अब 100 व्यूज आएँ, 200 व्यूज आएँ, अब क्या है कि लोग सब्सक्राइबर मतलब सब्सक्राइब जो हैं वो अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। जैसे पहला मैंने हिंदी का वीडियो डाला, इसमें 400 व्यूज इसमें हो चुके हैं, उसमें कम से कम 5 लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। दूसरा डाला 2 लोगों ने कर दिया, तीसरा डाला उसमें चलो किसी ने नहीं किया, चौथा डाला उसमें 4 लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। ये मतलब कहानी चल रही है, ठीक है। तो बताओ कहाँ से यार मतलब ये कहाँ से एक तरीके से मोटिवेट होगा लोग, बताइए कहाँ से मतलब मोटिवेट होंगे लोग, बताइए आप लोग, ठीक है। तो सपोर्ट करते रहेंगे तो आती रहेगी, सब कुछ फ्री है यार, मतलब यही पैसे देकर आप पैसे कम कराते रहते हैं। जहाँ मैंने देखा है कमेंट बॉक्स में, बहुत जगह मैं भी जुड़ा था पहले टेलीग्राम, तो वहाँ लोग कहते हैं कि कृपया उनसे कह दो कि थोड़ी फीस कम कर लें। यार यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है फ्री, देखो ना इसको, कुछ अलग नहीं पढ़ा देते हैं वो। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार से होते हैं, एक तो होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। देखो सार्थक वाले में पढ़ेंगे हम लोग, सार्थक वाले एक याद करने वाले होते हैं। कौन कौन से? जैसे विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, और वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, तो ये सब किस में आता है? सार्थक में आता है। तो सार्थक शब्द की हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी, उसको भी अलग से देखेंगे, ठीक है। अब देखो रूपांतर के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 प्रकार से रूपांतर के आधार पर भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है विकारी, एक होता है अविकारी। इसको रूपांतर के आधार पर भी बोलते हैं और विकारी के आधार पर भी बोलते हैं। तो विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी, इसको भी हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। मतलब विकारी इन दोनों पे, मतलब इन दोनों पे जो निर्भर करता है क्या, जैसे कि समास हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, सब इन्हीं पे जो है निर्भर करता है, ठीक। चलिए तत्सम देखते हैं। तो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद यार। यकीन मानो वास्तव में मतलब बिल्कुल भी मन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं मन था मेरा, मतलब बनाने का मन ही नहीं था, लेकिन हाँ चलो ठीक है, लोग देखते हैं तो चलो बना देते हैं। लोग देखें, जो भी देखें, मतलब 10 लोग, अगर 10 लोग भी आते हैं ना तो वो भी पूरा वीडियो देख के जाएँ यार, तब तो मज़ा आता है। अब 400 या अगर मान लीजिए 4000 व्यूज़ भी आते हैं, उसमें से 1 मिनट भी लोग नहीं देख रहे हैं, तो तब भी मुझे मज़ा नहीं आएगा। चलिए तत्सम देखते हैं। तत्सम क्या होता है? संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के तो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। मतलब जो संस्कृत के या मूल भाषा में जो शब्द थे वैसे ही शब्द आज भी प्रयोग होते हैं हिंदी में, तो वो कहलाते हैं तत्सम। वो क्या कहलाते हैं? तत्सम। तत्सम क्या कहलाते हैं भाई? तत्सम। ये परिभाषा भैया आपको याद रखनी, क्योंकि परिभाषाएं वगैरह पूछता है पेपर में, ठीक है। तो संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अमूल्य,
अर्ची, धनिका, पाशिका, ठीक है। पाशिका मतलब क्या होता है? फांसी। धनिका मतलब क्या होता है? धनिया। अर्ची का मतलब क्या होता है? आँच। और अमूल्य का मतलब जानते हैं कि जो जिसका मूल्य ना हो। तो ये हो गया तत्सम। अब इसकी दोस्तों लिस्ट हम लोग देखेंगे किसी और वीडियो में, लिस्ट यहाँ पे नहीं शो होगी क्योंकि लिस्ट वो अलग टॉपिक है ना, तत्सम तद्भव वाला, ठीक है। तद्भव देखते क्या होता है? वे शब्द जो संस्कृत के तो हैं किंतु धीरे धीरे उनका रूप जो है परिवर्तित हो गया है। मतलब क्या हुआ कि संस्कृत के शब्द जो है हल्का सा टफ होते हैं बोलने में, लिखने में, तो क्या होता है कि बोलचाल की भाषा में उनको सरल बना दिया गया है। तो संस्कृत के शब्द तो हैं, अब यहाँ पर संस्कृत लिखा हुआ तो कन्फ्यूज नहीं होना है। वे शब्द जो संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप जो हैं वो बदल गए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते रहते हैं या होते हैं, तो वो कहलाते हैं तद्भव। जैसे अनाज, आसरा, ठीक है। आसरा मतलब आश्रय, आप मतलब क्या होता है? आत्मा। आप मतलब क्या होता है? आत्मा, ठीक है। अनाज अन्न होता है इसका। तो ये देखो, तो तद्भव तत्सम समझ गए होंगे आप। अभी देखो इसको समझने ऐसा होता है, इसको इसमें ये डिस्कस कर लेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम लोग पहचान जाएंगे कि ये तत्सम है, ये तद्भव है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ चीज़ें जो हैं एक तरीके से मतलब पहचान बनाती हैं कि यार ये चीज़ जो है, ये शब्द जो है वो तत्सम है और ये चीज़ जो है, ये जो शब्द है वो तद्भव है। इसको देखते हैं। देखो इसे तत्सम और तद्भव पहचाने कैसे, ठीक है। कैसे पहचाने भाई? देखो जैसे संयुक्त अक्षर से बने शब्द जो है अधिकांश तत्सम होते हैं। क्या होता है? छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये क्या है? संयुक्त अक्षर है। इनसे अगर शब्द बन रहा है या शब्द में कहीं पर इनका प्रयोग हो रहा है तो अधिकांश शब्द वो तत्सम हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा है क्षेत्र, तो ये क्षेत्र क्या है? ये खेत का एक तत्सम रूप है। ये क्या हो गया? त्रिनेत्र, ठीक है। ज्ञा से क्या हो गया? जैसे मान लीजिए अज्ञान, इसको अजान बोलते हैं, अज्ञान हो गया, तो ये क्या है? तत्सम है। स्रा, जैसे कि लिखा हो श्रृंगार। तो ये जो इन मतलब जो संयुक्त अक्षर हैं इनसे अगर मिलता है कोई शब्द, कोई जरूरी नहीं कि पहले से स्टार्ट हो, अंत में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, तो वो अधिकांश शब्द जो है वो तत्सम में आ जाते हैं, ठीक है। देखो दूसरा देखो, अनुनासिक का अगर अनुनासिक के प्रयोग से बना शब्द कभी तत्सम नहीं हो सकता। अनुनासिक मतलब ये होता क्या है कि देखो ये जो है ना, ये होता है अनुस्वार। ये क्या होता है? अनुस्वार होता है, और अनुस्वार होता है तत्सम, और इसी अनुस्वार का तद्भव होता है अनुनासिक। अब इससे कोई शब्द अगर बनता है या कहीं भी बीच में अगर ये शब्द आ रहा हो, ठीक है, तब ये क्या होता है? ये तद्भव होता है, तत्सम नहीं हो सकता। ये मतलब फैक्ट है, ठीक है। ऐसे ये देखिए उसी व्यंजन है ढा और ढा, तो इनके प्रयोग से बना शब्द भी कभी तत्सम नहीं होता है। जैसे ये अब देखिए इनसे तो स्टार्ट कोई शब्द होता नहीं है, ये बीच में हो सकते हैं, ठीक है, ये बीच में शब्द हो सकते हैं, तो ये क्या होता है? ये जो है तत्सम नहीं हो सकते, तद्भव होंगे हमेशा। अगर इन दोनों का प्रयोग अगर आपने शब्द में देख लिया तो बस डरने की जरूरत ही नहीं है, आप तुरंत वो तत्सम नहीं है बस। देखो री से बनने वाले शब्द जो है तत्सम होते हैं। अब ये री क्या है? ये स्वर होता है। जैसे कि क्या लिखा जाए, जैसे कि अभी देखो ये लिखा था हमने श्रृंगार, ठीक है। तो इससे क्या बनने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमेशा इसी में आ जाते हैं, तत्सम में आते हैं। तो री अगर आपको दिख जाए, री अगर आपको दिखे तो क्या हो जाएंगे? तत्सम हो जाएंगे। जैसे कि व्रत, ठीक है, ये हो जाएगा वृक्क। ये जो री आप देख रहे हो ना यहाँ पर, तो ये तत्सम शब्द हो जाता है, ठीक है। देखिए कोई भी मैं किसी चीज़ की 100% गारंटी नहीं देता हूँ, क्योंकि कभी ना कभी हर चीज़ में अपवाद दोस्तों होता है। लेकिन हाँ, ये मतलब आप समझ सकते हैं इसको कि ऐसे मतलब आपको दिखे तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, ठीक है। देखो एक चीज़ देखो, जैसे कि आपको बता दूँ मैं, जैसे मैंने बताया कि अनुनासिक, जैसे कि यहाँ पर लिखा हो पंचम, ये पंचम जो है ये तत्सम हो गया, और ये जो 5 है ना ये तद्भव हो गया, ठीक है। ये क्या है? ये तत्सम है। ये क्या है दोस्तों? तत्सम है। और ये 5 जो है ना ये क्या है? तो ये क्या हो गया? तद्भव हो गया। ये क्या हो गया? तद्भव हो गया, ठीक है। और एक बात है, जो शब्द आपको थोड़ा पढ़ने में अजीब लगे, तो अजीब मतलब ये नहीं कि गलत हो, थोड़ा सा कठिन लगे, लिखने में थोड़ा सा कठिन लगे, और उसका ही रूप आपने कुछ सरल तरीके से पढ़ा होगा कहीं, ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा कि वो जो कठिन है ना हल्का सा शब्द, वो तत्सम में गिने, मतलब वो तत्सम में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप कोई भी शब्द पढ़ते हैं तो आपने शब्द पढ़ा और आपको शब्द जो है उच्चारित करने में थोड़ी समस्या हो रही है, और उसी से मिलता जुलता शब्द आपने कभी और भी पढ़ा है, तो जो जिसमें समस्या हो रही है वो तत्सम मान लीजिए, ठीक है, वो तत्सम हो जाएगा। ये तरीका एक जुगाड़ू वाला है।
अब देखते हैं देशज। देशज क्या होता है भाई? ऐसा होता है कि जिन शब्दों के बारे में हमें ये ज्ञान नहीं होता है कि ये कहाँ से आया है, किस देश से आया है, कौन सा हिंदी का है, संस्कृत किसका है, तो वो कहलाते हैं देशज। आप ये कह सकते हैं कि देशज के जो शब्द होते हैं वो आप ये मान सकते हैं कि एक जो होता है क्षेत्रीय भाषा के शब्द होते हैं। जैसे मान लीजिए तेंदुआ है, ये खिड़की लिखा है, लोटा लिखा है। अब लोटा को पता नहीं कहीं और क्या बोलते हैं, खुरपा को पता नहीं कहाँ क्या बोलते हैं, मनगढ़ंत, मतलब जो मनगढ़ंत वाले शब्द होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो देशज होते हैं। जैसे गड़बड़ हो गया, हड़बड़ाहट हो गया, ठीक है, तो ये क्या है, ये देशज हैं। ये ना तो तत्सम होते हैं, ना तद्भव होते हैं, ना अंग्रेजी, ना विदेशी, ना तुर्की, ना भाषा, मतलब किसी की मतलब उत्पत्ति का मतलब स्रोत नहीं पता है कि ये कैसे कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये क्या होते हैं, देशज होते हैं। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, ऑप्शन होगा खिड़की, तो आप खिड़की लगा दीजिए बस, ठीक है। लोटा हो गया, तेंदुआ, ये जो लिखे मैंने, ये मतलब काफ़ी बार पूछे गए तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर। समझ रहे हैं बात को? विदेशी शब्द या विदेशी शब्द, ऐसे शब्द जो मतलब विदेशों से आए हुए हैं। अब हिंदी भी विदेशी शब्द है कि भाई हिंदी बहुत सारे देशों में बोली जाती है, लेकिन हिंदी जो है वो इंडिया की ही भाषा मानी जाती है, ठीक है भाई। बहुत सारे देश हैं जिसमें हिंदी जो है राष्ट्रीय भाषा वहाँ पर है। तो क्या है कि लेकिन तब भी हिंदी को अपनी देसी भाषा के रूप में ही मानते हैं। संस्कृत और इसको हिंदी को छोड़ के बाकी जो देश की जो भाषाएं हैं उनसे जो बने हुए शब्द हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं उनको बोलते हैं विदेशी शब्द। अब इनका कारण क्या है भाई? देखिए, कारण ये हुआ कि इसका आर्थिक, व्यापारिक, राजनीतिक बहुत सारे कारण हैं भाई। देखिए, यूरोपियन कंट्री आई थी, ठीक है। अच्छा, इससे पहले अरबों का आक्रमण हुआ था, मुस्लिम जो है वो शासक बने हैं, तो उनके जो अरबी फारसी भाषा के जो शब्द थे वो भी हिंदी में प्रयोग होने लगे। उसके बाद यूरोपियन कंट्री आई तो अंग्रेजी भाषा के शब्द प्रयोग होने लगे। तो ये कारण है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मिश्रित जो शब्द हैं। अभी हम लोग जिसे बात करते हैं कभी कभी, तो उसमें पता नहीं कौन कौन सी भाषा के शब्द होते हैं, हमें खुद नहीं पता है। आप जो बिल्कुल भी अनपढ़ है उसको भी मतलब वो भी अच्छी अच्छी भाषा का प्रयोग करता है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन वो जान नहीं पाता कि इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो, ठीक है ना। तो विदेशी शब्द क्या होते हैं? विदेशी शब्द वो होते हैं जो दूसरी भाषा से लिए गए हैं, दूसरी भाषा से लिए गए हैं, ठीक है। दूसरी भाषा से, हिंदी और संस्कृत को छोड़कर दूसरी भाषा से लिए गए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। देखो, हिंदी संस्कृत को छोड़कर अन्य दूसरे देशों की भाषा के वे शब्द जो हिंदी में जो प्रयुक्त होने लगे हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। कैसे? देखो कौन कौन से, जैसे अंग्रेजी में देखेंगे तो कलेक्टर हो गया, कमेटी हो गया, कोर्ट, टिकट, नोटिस, रेल, कैरम, क्रिकेट, ठीक है, ये सब क्या है? कैरम है, क्रिकेट है, चेस है, ये सब क्या है? अंग्रेजी शब्द हैं। हॉकी है, ये हॉकी भी अंग्रेजी शब्द है। ये जो आप देखते हो अस्पताल आता है तो अस्पताल भी अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। अस्पताल भी क्या है? अंग्रेजी शब्द है। अच्छा, अब जो पुर्तगाली, फारसी हैं, ठीक है, अरबी है, तो इनकी हम लोग ट्रिक देख लेते हैं, क्योंकि इनसे जो है कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। देखिए, तुर्की शब्द की ट्रिक देखते हैं क्या है। भाई बोर मत होइएगा, आपका मतलब हर समस्या का यहाँ पर जो है समाधान किया गया है, ठीक है। देखो, तुर्की शब्द की जो अगर ट्रिक है तो क्या है, तुर्की में एक कुली रहता था जिसका नाम था चकमक। वह उर्दू बोलता था और चम्मच से खाता था। वह रोज़ गलीचा नामक एक सराय में कुर्ता पहनकर ताश खेलने जाया करता था। उसके पास एक खच्चर था जो उज्वक था, पर गनीमत थी कि चकमक बहुत बहादुर था, क्योंकि वह योगासन करता था, चाकू कैंची का इस्तेमाल तोप के समान करता था या तोप की तरह करता था। फिर उसके चेचक हो गया, वह मरकर लाश बन गया, ठीक है। ये एक कहानी है। अब देखो, इसको देखते हैं कौन कौन से शब्द इसमें हैं, देखो छुपे हुए। अब देखो यहाँ पर ये जो शब्द लिखे दिख रहे हैं आपको, आप चाहो तो भैया इनको रट लो, या अगर रटने में नहीं आ रहा तो आप ये कहानी याद कर लो कि तुर्की में एक कुली था। तो पहला शब्द क्या हो गया? कुली, ठीक है, जिसका नाम चकमक था, चकमक हो गया। वह उर्दू बोलता था, तो उर्दू हो गया तुर्की भाषा का शब्द। और चम्मच से खाता था, चम्मच हो गया तुर्की भाषा का शब्द। वह रोज़ गलीचा नामक एक सराय में, ठीक है, ये भी हो गया। कुर्ता पहनकर ताश खेलने जाया करता था, तो ये ताश हो गया, ठीक है। उसके पास खच्चर, यहाँ पर देखिए आ गया। जो उज्वक था, उज्वक यहाँ पर देखिए शब्द आ गया, ठीक है। गनीमत आ गया, देखो यहाँ पर शब्द। चकमक फिर आ गया, ठीक है। चकमक बहादुर था, तो बहादुर कौन सी भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का। ये क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है, या निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का शब्द है, समझ रहे हैं। क्योंकि अब यह लिखा है, क्योंकि वह योगासन करता था, चाकू कैंची का इस्तेमाल तोप की तरह करता था, फिर उसके चेचक हो गया, वह मरकर लाश बन गया। अब देखो यहाँ पर देख लो, सब देख लो, कुली है, चकमक है, उर्दू है, चम्मच है, गलीचा है, सराय है, कुर्ता है, ताश है, खच्चर है, उज्वक, गनीमत, चकमक फिर से आगे कोई बात नहीं, बहादुर, योगासन, चाकू, कैंची,
तोप, चेचक, लाश। ठीक है, ये एक ट्रिक है जिसको आप याद कर लेंगे। आपको अगर सही नहीं लगे ट्रिक तो आप भैया इसको याद कर लो। लेकिन ये तुर्की शब्द, फारसी शब्द, अरबी शब्द, ये भैया याद तो करना पड़ेगा आपको। ये याद तो आपको करना पड़ेगा, चाहे आप उनको याद कर ले, चाहे आप ट्रिक के माध्यम से याद करें। ठीक है, अगली देखते हैं ट्रिक। पुर्तगाली शब्द देखिए, पुर्तगाल में एक पादरी रहता था जो संतरा, काजू, गोभी, अनानास बेचता था। वह इस्पात की आलपिन से फीते से नाप कर बाल्टी बनाने का मिस्त्री भी था। देखिए, कहानी को बनाना पड़ता है। आप ये मत सोचिएगा कहाँ पादरी, क्या बेचता हो, क्या मिस्त्री, ये सब नहीं। ट्रिक ऐसे ही होती है। एक दिन उसकी स्त्री नीलाम हो गई। वह दुखी होकर एक गोदाम के कमरे में जाकर बैठ गया, जहाँ उसे एक अलमारी से बियर की बोतल निकाली और पीकर सो गया। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन से शब्द हैं। देखो, पादरी, अब यहाँ पर देखो, पुर्तगाल में एक पादरी रहता था, तो ये पादरी हो गया। जो संतरा, काजू, गोभी, अनानास, ये सब क्या है, ये पुर्तगाली शब्द हैं। मतलब पुर्तगाली ने ही इनकी खोज ही की है, समझ लो। ठीक है, ये संतरा, काजू, ये सब पुर्तगालियों की देन है। वह इस्पात, ये देखिए इस्पात लिखा हुआ है, इस्पात की आलपिन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फीता नाप कर बाल्टी शब्द जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। मिस्त्री जो हम लोग बोलते हैं मिस्त्री, वो भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। एक दिन उसकी स्त्री नीलाम हो गई, प्रेस वाली स्त्री। ठीक है, नीलाम भी हो गया, इसमें देखिए पुर्तगाली भाषा का शब्द। दुखी होकर एक गोदाम में देखो बैठ गया जाके। फिर कमरा कहते हैं हम लोग कि कमरा लोग रेंट पे लेते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो वो भी क्या है, पुर्तगाली शब्द है। जाकर बैठ गया। उसने एक अलमारी जो बोलते हैं, अलमीरा बोलते हैं अंग्रेजी में, साथ अलमारी बोलते हैं हिंदी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अलमारी जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, और देखिए बोतल निकाली, तो ये क्या हो गया, ये सारे हो गए पुर्तगाली भाषा के शब्द। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? यहाँ पे यार कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ यार ग्रीन स्क्रीन दिक्कत करती है मेरी। ठीक है, वीडियो देखा करो भैया, आप लोग क्या करते हो समझ में नहीं आता यार। मतलब आपको फ्री में मिल रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। यही है, आप 5,000 रुपये देंगे, 2,500 रुपये देंगे, ठीक है, 1999 रुपये देंगे, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। वो भी ये जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ 25 मिनट की वीडियो में, वो कम से कम 2 घंटे में जाएगा। तब अब क्योंकि वहाँ पर भाई अच्छी अच्छी बातें होती हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक होता है, तो आपको लगता है हाँ बड़ा अच्छा चल रहा है। और फिर वही काट के डालते हैं फ़ैन क्लब में, अपने ही चैनल पे फ़ैन क्लब में डाल देते हैं वो लोग। जैसे मेरा ही चलने लगा चैनल, तो मैं भी बनाऊंगा शिवम फ़ैन क्लब। तो जब भी मैंने बातें करूँगा ना यहाँ पर, तो उठा के मैं डाल दूँगा उस पर, क्योंकि उससे भी पैसा आएगा। तो फ़ैन क्लब क्या होता है कि पहले बातें करेंगे खोद के, फिर जो अच्छा लगेगा उसको छांट के, उसको काट के अपने जो फ़ैन क्लब वाले चैनल में डाल देंगे, इससे पैसा आता है उसके यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अरबी भाषा के शब्द। ये क्या हो गया, तो इसे गलत लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। अरबी एक, देखिए भारत में एक अरबी महल में एक औरत रहती थी जिसका पति हलवाई था और अरब का रहने वाला था। वह हलवाई का हाथ बटाने के लिए कढ़ाई साफ़ कर दिया करती थी वो औरत। ठीक है, फिर एक हाल में बैठकर किताबें पढ़ा करती थी, जिससे उसका एसएससी का एग्ज़ाम निकल गया। एसएससी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो कि सर एसएससी मतलब किस भाषा का हो गया, तो एसएससी मैंने अंग्रेजी में लिख दिया। इम्तिहान निकल गया, ठीक है, पर पति को इससे एतराज़ था, इसलिए औरत ने क्या किया, सीधे अदालत में जाकर मुकदमा कर दिया, जहाँ पर एक ही तारीख में उसकी सिफारिश हो गई और उसने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन देखो मैंने अंग्रेजी में लिखा है, ठीक है, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिर उसको तनख्वाह मिलने लगी। अब देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, महल अरबी भाषा का शब्द है, औरत अरबी भाषा का शब्द है, हलवाई अरबी भाषा का शब्द है, कढ़ाई अरबी भाषा का शब्द है, हाल अरबी भाषा का शब्द है, किताब अरबी भाषा का शब्द है, इम्तिहान अरबी भाषा का शब्द है, ऐतराज अरबी भाषा का शब्द है, अदालत अरबी भाषा का शब्द है, मुकदमा अरबी भाषा का शब्द है, तारीख अरबी भाषा का शब्द है, सिफारिश अरबी भाषा का शब्द है, तनख्वाह अरबी भाषा का शब्द है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भैया ये आप चाहे इसको रट लो, चाहे आप ट्रिक के माध्यम से याद कर लो, जो भी आपको सही लगे, दोनों के लिए है भैया ये। ठीक है, अब देखते हैं फारसी भाषा के शब्द की ट्रिक। देखो, फारस के एक गांव में एक आदमी था, ठीक है, वह उस गांव के मुखिया का उम्मीदवार था। वह बहुत चापलूस था, सभी से अर्जी लगाता था कि वोट उसे दें। वह आँखों पर चश्मा और कमर पर चाकू लगाया रहता था। देखो, चाकू पुर्तगाली वाले में भी था, इसमें भी था, दोनों में आता है। उसके व्यक्तित्व में एक दाग था,
कि वह अपने मज़हब को नहीं मानता था, ना ही रोज़ा रखता था। अपनी ज़रूरतों और खर्चों को पूरा करने के लिए गुलाब की दुकान चलाता था। ठीक है, देखो इसके भाई कौन कौन से हैं, बहुत साफ साफ देखो लिखा है, आदमी, उम्मीदवार, चापलूस, अर्जी, चश्मा, कमर, चाकू, और ये दाग, मज़हब, रोज़ा, ज़रूरत, खर्च, गुलाब, दुकान, ये सब क्या है, फ़ारसी भाषा के शब्द हैं। अब भाई आपके ऊपर डिपेंड है कि आप चाहे इनको रटो चाहे आप ट्रिक के माध्यम से करो, दोनों के लिए है ये। देखो ये क्वेश्चन दोस्तों बनता है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, खाली इतना लिखा होगा, इतना लिखा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा फ़ारसी भाषा का शब्द है, बस लिखा होगा चापलूस। और चापलूस आप बार बार देखेंगे, लेकिन आपने ये रटा था ना इसको, लेकिन भूल रहे हैं, आपको ध्यान ही नहीं आ रहा। साथ में कौन सा लगा, साथ में हमारे औरत लिखी हुई है, औरत, तो औरत लिखी हुई तो आपको औरत भी फारसी लग रहा है, चापलूस भी फारसी लग रहा है, तो इसलिए क्या करें, बस कहानी बना लें भैया, फारस के एक गाँव में एक आदमी था, कहानी पूरी आपकी सही हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा था कि देखिए औरत जो है अरबी भाषा का शब्द है, और ये किसका भाषा का शब्द है, फारसी। ठीक है, ये जो फारसी भाषा का शब्द है, चापलूस हो गया या आदमी। अच्छा एक चीज़ देखो, आदमी यहाँ पर देखिए फारसी भाषा का शब्द आ रहा है, और इसमें देखें क्या, इसमें भी था क्या, इसमें देखिए आदमी नहीं है, तो मतलब आदमी मतलब फारसी भाषा का शब्द है, और औरत अरबी भाषा का शब्द है। तो भैया कहानी से याद कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, देखो संकर शब्द क्या होता है। संकर शब्द ये होता है कि दो भाषाओं के शब्द मिलते हैं, एक नया शब्द बन के आता है। ठीक है, जैसे कि दो अलग अलग भाषाओं को के शब्द को जोड़कर कोई नया शब्द बनाया जाता है। संकर प्रजाति नहीं होती जो अलग अलग मतलब प्रजाति के बीज बनाए जाते हैं, वही संकर। ठीक है, संकर मतलब क्या है, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है, संकर शब्द कहलाता है। जैसे कि बहुत सरल होता है ये, अग्निबोट, देखिए अग्निबोट अंग्रेजी का है, अग्नि हिंदी का है। बम ब्लास्ट, रेलगाड़ी, गाड़ी देखिए हिंदी का आ रहा है, और रेल देखो अंग्रेजी का आ रहा है। ठीक है, और बहुत सारे शब्द होते हैं, अच्छा अब देखते हैं व्युत्पत्ति और संरचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद कौन कौन से होते हैं। 3 होते हैं। रूढ़ शब्द होता है। अब रूढ़ शब्द देखिए क्या होता है, रूढ़ शब्द दोस्तों ऐसा होता है कि इस शब्द में आप कुछ भी तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते हो। इसमें ना तो संधि होगी, ना समास होगा, ना उपसर्ग होगा, ना प्रत्यय होगा। देखिए शब्द संरचना के आधार पर जो है शब्द की संरचना 4 आधार पर मतलब क्या बोलते हैं इसको, शब्द संरचना जो है, शब्द की संरचना वो 4 चीज़ों से करी जा सकती है। एक तो होता है संधि, एक होता है समास, और एक होता है उपसर्ग, एक होता है भाई प्रत्यय। तो भैया जो रूढ़ शब्द होता है वो रूढ़ शब्द में ना तो संधि होगी, ना समास होगा, ना उपसर्ग होगा, ना प्रत्यय होगा। मतलब ये अपने आप में बिल्कुल जिद्दी टाइप का होता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, इसमें कोई भी तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते हो। जैसे देखो लिखा भी है कि इसमें अन्य किसी शब्दों का योग नहीं होता है। इसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय नहीं होते हैं। जैसे नल, अब नल में आप कहोगे कि सर नल में ना को अलग कर दो, ला को अलग कर दो, भैया तो इसमें से कौन सा सार्थक लग रहा है आपको। संधि समास जो भी करेंगे तो उसमें एक शब्द तो सार्थक बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब दिन है, अब दिन को आप दिनों ना कर दो, दिनों वाली बात नहीं है, शब्द बदल नहीं रहा है, ना इसमें कुछ जुड़ रहा है। ठीक है, दिनों आपका जो सब दिनों हो रहा है, नहीं, नल है, दिन है, हाथ है, कान है, आम है, ये क्या है, ये भैया रूढ़ शब्द है। रूढ़ मतलब जिद्दी शब्द है। रूढ़ का शब्द का अर्थ क्या होता है, निश्चित। रूढ़ शब्द का अर्थ क्या होता है भाई, निश्चित होता है। चलिए यौगिक शब्द देखते हैं। 2 रूढ़ शब्दों को के दो ये हैं, ठीक है, 2 रूढ़ शब्द हैं, इनको मिला देंगे तो यौगिक हो जाएगा। यौगिक मतलब क्या होता है, मिश्रण होता है यौगिक का मतलब। ठीक है, देखो 2 रूढ़ शब्द को जोड़ दिया जाए तो वही यौगिक शब्द बन जाते हैं। जैसे छात्रावास, पुस्तकालय, जैसे छात्रा है, जैसे देखो, अरे ये समास का एक उदाहरण है। ठीक है, छात्रावास, सॉरी संधि का उदाहरण है। छात्र, धन, आवास, ठीक, पुस्तक, धन, आलय। तो ये क्या हो रहा है, ये देखो 2 योग देखिए संधि समास जो भी होते हैं, संधि समास हैं और उपसर्ग प्रत्यय हैं, वो जितने भी आपको उदाहरण दिखते हैं ना वो यौगिक होते हैं। अब देखो समास में एक बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है भाई, उसको छोड़कर जितने भी समास के उदाहरण हैं, संधि के उदाहरण हैं, उपसर्ग प्रत्यय के उदाहरण हैं, वो सब यौगिक शब्द में आते हैं। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि 2 शब्द मिलते तो हैं लेकिन एक नया शब्द का निर्माण होता है, इसलिए क्या होता है वो अभी पढ़ेंगे, यौगिक रूढ़ में होता है। ठीक है, तो छात्रावास हो गया, पंचवर्षीय हो गया, जितने भी मतलब संधि के आप जो भी उदाहरण देख लो वो यौगिक शब्द का ही होता है। जैसे सत्यार्थी, ठीक है, सत्यार्थी मिला, और
कौन सा था, देह अंत, देह अंत, ये क्या है, ये अपने आप में दो रूढ़ शब्द मिले हैं और ये बन गया है यौगिक शब्द। और देखो अगर यही लिखा हो देह, तो ये क्या है, ये रूढ़ है, और ये क्या है अंत, ये क्या है, ये रूढ़ है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो अब आता है योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द क्या होता है कि ऐसा होता है कि दो रूढ़ शब्द मिलते तो हैं, लेकिन जो शब्द का निर्माण होता है उसका अर्थ ही अलग हो जाता है। देखो दो रूढ़ शब्दों से बनते हैं और तीसरा अर्थ निकलता है, जैसे गजानन। गजानन मतलब क्या हुआ कि गज मतलब हाथी, ठीक है, हाथी हो गया, और आनंद मतलब क्या हो गया, मुख हो गया या चेहरा हो गया, ठीक है। देखिए दो शब्द मिले हैं लेकिन इसका नया अर्थ क्या बन के आ रहा है, गजानन मतलब क्या हो गया, गणेश। इसे पंकज, पंकज हो गया, तो पंकज मतलब क्या हो गया, पंक मतलब कीचड़ हो गया, जा मतलब क्या हो गया, जन्म लेने वाला, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात क्या हो गया, कमल। तो दो रूढ़ शब्द मिलेंगे लेकिन उसका अर्थ क्या होगा, अर्थ उसका बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक हिंट दे दूँ, जब कभी शब्दों का दूसरा अर्थ निकल के आता है देवी देवताओं वाला, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है लगभग। तो बहुब्रीहि समास का जो भी उदाहरण होता है वो योग ऋण शब्द बनता है, उससे योग ऋण शब्द बनता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। अब देखिए कितनी कम देर में ये वीडियो बन गया है, बताओ। अभी आप लाइव करोगे ना तो कम से कम यही हंसी मजाक बातें होंगी, खिंचाई होगी, कहीं उनकी कमेंट पढ़े जाएंगे। नहीं, जिसको देखो जो सीरियस है उसको, उसके लिए तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि फटाफट देखो और तुरंत PDF आपकी टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, तुरंत चाहे अपने नोट्स बनाओ, चाहे उसको PDF सेव करके रखो, कुछ भी करो उसके साथ। देखो विकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द वो होते हैं जो जिसमें लिंग, ठीक है, वचन, कारक और काल के आधार पर उसमें मतलब परिवर्तन किया जा सके, वो होते हैं विकारी शब्द। और यही देखो चार जो हैं लिखे हैं, देखिए ये शब्द परिवर्तन की जो इकाई होती है वो चार होती है। शब्द परिवर्तन आप कर सकते हैं चार इकाई से, लिंग, वचन, काल, कारक, और इसके तहत अगर आप शब्द का परिवर्तन कर देते हैं तो वो आते हैं विकारी शब्द में। और इनके देखिए लिंग, वचन, काल, कारक जो होता है वो रूपांतर के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे, इसी के अंतर्गत आता है, तो इसको भी हम लोग लिंग, वचन, काल, कारक सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझा रहा हूँ थोड़ा सा कि इनके तहत अगर किसी शब्द में बदलाव आ जाता है तो वो विकारी होता है, और इनके तहत अगर किसी शब्द में बदलाव नहीं आता है तो वो अविकारी होता है। अविकारी को ही अव्यय बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिंग, वचन, काल, कारक के कारण जिन शब्दों के रूप में विकास या परिवर्तन होता है वे शब्द विकारी कहलाते हैं, जैसे तुम, वह, बालक। अब जैसे यहाँ पर देखो, इससे एक चीज़ हो, देखो विकारी शब्द के भेद कितने होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो भैया ये आपने पढ़ा होगा संज्ञा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि संज्ञा क्या है, तो विकारी शब्द है, क्योंकि संज्ञा में हम लोग लिंग, कारक, वचन, काल पर हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्योंकि नेक्स्ट क्लास हम लोग संज्ञा क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द होते हैं। अब विकारी शब्द देखो कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक, काल का काल नहीं लिखा है, अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है वे शब्द अविकारी कहलाते हैं, जैसे अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको समझा दूँ कि कैसे मतलब यहाँ पर हो रहा है। अच्छा एग्जाम्पल लिखें, हाँ ठीक है। देखो ऐसा है जैसे लिंग के अनुसार देखें, जैसे तुम, इसे क्या लिखा है कि जैसे लिखा हो बालक, तो लिंग के अनुसार उसको बदल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बालिका। छात्र अगर लिखा हुआ है तो क्या कर सकते हैं, छात्रा कर सकते हैं, ठीक है। या अगर कहें कि इसका मतलब अगर जैसे लिंग हो गया, काल हो गया, कारक हो गया, जैसे कि कारक ये है कि तुमने मुझे पत्र लिखा, मैंने तुम्हारा जवाब दिया, तो ये सब क्या है, ये मतलब परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं होगा काल के। अब आप कहेंगे कि सर ऊपर का तो ऊपरी कह सकते हैं, ऊपरी कर सकते हैं, तो देखिए ऊपरी आप बदल सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये अब विकारी हो गया, इसका मतलब काल देखिए, जैसे कि आपको करना है लिंग, वचन, अगर मान लीजिए वचन लगाना हो आपको, मतलब द्विवचन, बहुवचन या एक वचन, कुछ भी एक वचन बहुवचन होता है, तो इसमें अगर आप कहें कि नीचे, तो नीचे का बताओ बहुवचन क्या होता है, कुछ होता है, आपने कभी सुना है। अब वचन देखो तुम का तुम्हें हो जाएगा, बहुवचन हो गया, या तुम लोग हो जाएगा, ठीक है। वह का वे हो जाएगा, वचन हो गया। लेकिन बताओ वचन के हिसाब से अगर देखें तो नीचे का, अगर मान लीजिए नीचे का आप कह दें कि सर नीचा होता है, ये भी तो वर्ड होता है, ये भी तो शब्द होता है, लेकिन नहीं भाई, आप बताओ वचन के हिसाब से कुछ बदला इसमें। नीचा का बहुवचन बताओ क्या होता है, कुछ नहीं होता है, नीचे हो गया, नीचा हो गया। ऊपर का ऊपरी, पीछे का बहुवचन होता है, नहीं होता है, ना तो लिंग होता है। भाई पीछे बताओ, आप क्या बताओगे, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, बताओ भाई। तो क्या है, अब जैसे कि जिस शब्द में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जैसे कि हाथ है, जैसे कि नाक है, नाक को बहुवचन बनाएंगे अलग बात है, लेकिन नाक को आप नाकी कह सकते हो क्या, नहीं कह सकते हो। नाकू कह सकते हो, नहीं कह सकते हो।
तो क्या हो जाएगा, ये आपका रूढ़ शब्द अलग होता है, लेकिन अविकारी शब्द में अंतर यही होता है कि आप उसमें बिल्कुल परिवर्तन नहीं कर सकते हो। इसमें परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। अगर इसके अनुसार परिवर्तन होता है तो वो विकारी शब्द हो जाएगा। अब देखिए, अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। पहले हम लोग कल की जो क्लास में करने वाले हैं, कल तो संडे रहेगा, कल क्लास नहीं होगी, तो संज्ञा हम लोग कल करेंगे, फिर सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे। तो जैसे विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं ना, वैसे ही भैया अविकारी शब्दों के भी 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयार्थ बोधक। इसके ही अंतर्गत हम लोग निपात पढ़ लेंगे, इसके ही अंतर्गत निपात आता है। देखो एक बात बताओ, जैसे क्वेश्चन मान लिया आ जाए कि विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, तो क्या लगाओगे? 4 लगाओगे। तो ये ध्यान रखना कि कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। निम्नलिखित में से विकारी शब्द में से कौन सा भेद नहीं है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो भैया क्रिया विशेषण जो होता है वो अविकारी शब्दों में आता है, जिसको अव्यय भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब कोई डाउट अगर किसी चीज़ को लेके है तो भाई सवाल हो या फिर प्रश्न हो, कुछ भी हो, आप लोग कमेंट करिए। बस अपने साथियों के साथ शेयर किया करें, उनसे कहिए कि वीडियो देखें, कोई टाइमिंग इसकी बना के रखें। मैंने टाइमिंग बना दी है कि इसकी टाइमिंग 8:30 बजे है। ये 8:30 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा, आपको 9 बजे तक इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए भाई, आगे तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।